हेलो एवरीवन, ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 करा चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपका ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा देखूँ तो बहुत एक्चुअल में वास्ट है केमिस्ट्री भी, और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स छूट जाते हैं कभी कभार, और हो सकता है एसएससी वहाँ से पूछ ले। बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आई थिंक ये 4 आवर से भी कम का होगा, और इसमें बहुत डिटेल्स में मैंने 9th एंड 10th का एनसीईआरटी कराया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चालू करते हैं इसको। देखो, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके बाद हम बात करते हैं एटम्स की। देखो, एटम्स का सबसे बेसिक डेफिनेशन में उसके अंदर मतलब यही कहता है कि एटम एक ऐसा यूनिट है जिसके 3 सब यूनिट्स हैं, मतलब सब एटमिक पार्टिकल्स या सब यूनिट जिसको कहें। तो अगर मैं बताऊं तो ये एटम होता है यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से इसकी ऑर्बिट्स रहती हैं अलग अलग। तो ये जो पार्ट होता है ये एटम का क्या होता है, सेंटर होता है, या इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस पार्ट में क्या होता है, प्रोटॉन रहता है, और इस पार्ट में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। फिर इसके अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, और इस ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अलग अलग, मतलब नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एटम्स है वो 3 पार्ट से बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की कुछ खासियत की, या सबसे पहले न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखो, न्यूट्रॉन, अब अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, न्यूट्रॉन, न्यू से न्यूट्रल। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। मतलब न्यूक्लियस क्या है, एटम का एक सेंटर। सेम एज जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर आप याद रखोगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर जीरो चार्ज रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है उस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर मैं कहूँगा कि भाई 2 प्रोटॉन है, तो आप कह सकते हो कि भाई उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। क्लियर? ठीक है, और वो कहाँ रहता है, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, और वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। मतलब सेंटर में तो रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो इसके सेल्स हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर है, इसलिए उसको कहा गया है आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई सा भी एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 प्रोटॉन मिले तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब ये एटम क्या होता है, एक न्यूट्रल कंडीशन में होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब ओरिजिनल स्टेट में होता है, तो इसमें जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब तक वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ना करें। फिर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बहुत फेमस वो होता है जिसको कहते हैं हम ईट पर नाच। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी किसने, जे थॉमसन या थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज करी थी किसने, रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिस्कवरी जो है किसने करी है, जे थॉमसन ने करी है। और जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस पर इसको खोजा गया है वो है कैथोड रे। कैथोड रे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो अभी रिवीजन है तो इतना बताने का टाइम नहीं है, बस आप ये याद रखो। इसका मास पूछ सकता है तो आप मास याद रखोगे, 9 इंटू 10⁻⁻28। ठीक, इसका चार्ज पूछ सकता है, जो चार्ज आप याद रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। और ये चार्ज हमेशा नेगेटिव में रहता है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक मास याद रखोगे, चार्ज, मतलब ये 4 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, फिर इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एनोड रे पे किया था। मतलब जैसे अभी देखा इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे पे होता है, ठीक है, वैसे ही प्रोटॉन का कहाँ होगा, किस पे होगा, एनोड रे पे, मतलब अपोजिट में रहता है। ठीक, और इसका जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास था वैसे ही प्रोटॉन का भी मास है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24। और इसका चार्ज देखो, इसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, लेकिन ये चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जिस तरीके से इस पे नेगेटिव चार्ज था लेकिन वैल्यू वही थी, उसी तरीके से वैल्यू इसमें भी वही है, बट ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का किसने करा? जेम्स चैडविक ने करा। इसका भी अपना मास है, इसको आप याद रखोगे, और ये बताया था हमने कि ये न्यूट्रल है। अब देखो बहुत सारे मॉडल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनकी थ्योरी दी गई है, फिर उसको क्यों हटा दिया गया या वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं था ये भी बताया गया है। तो वो सब रिवीजन के पर्पज़ से मैंने हटा दिया क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक ये चीज़ याद रखोगे, क्रिसमस पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, मतलब इसमें क्या था कि जो जे थॉमसन था उसने बताया, जैसे आप एक वाटरमेलन देखोगे तो आप देखोगे कि बीज इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो या फिर सेम एज जो पुडिंग होती है, केक वगैरह होती है, उसमें भी इस तरीके से रहता है। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जो एटम है, तो उस एटम में क्या हो रहा है कि इस तरीके से ये जो हमारा एटम है, एक मिनट, पेन कहाँ गया, हाँ, ये जो हमारा एटम है, तो इस एटम में भी क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं इस तरीके से सर्कुलर मैनर में बीच बीच में मास के अंदर धसे हुए हैं। तो इस तरीके का उन्होंने मॉडल दिया था। तो इसी को हम वाटरमेलन मॉडल या क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहते हैं, जो किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल की 2 क्लास मैंने डिटेल में ले रखी है, उसमें पूरा बता रखा है। बाकी मैं सिंपल वे में बता देता हूँ कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, कोई सा भी एटम है तो उस एटम के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन रहता है, उसके अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जनरली प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन नंबर हैं, जितने उसके प्रोटॉन नंबर रहेंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। लाइक इसमें अगर 11 है प्रोटॉन, तो इसी को हम कह देंगे कि भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, क्लियर है। और अगर ये एटम न्यूट्रल है तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि भाई किसी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लाइक जैसे इसके अंदर देखो, सोडियम का एग्जांपल दिया, इसमें बताया कि भाई सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो कोई सा भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स 11 हैं और उसका नाम हमने क्या रख दिया? सोडियम रख दिया, तो वो सोडियम कहलाएगा। अब इसके बाद आता है मास नंबर और एटॉमिक मास। अब देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटसाइड में रहते हैं, तो इनका जो एक्चुअल मास रहता है, कंसंट्रेटेड मास जो फिक्स उसमें रहता है, वो सेंटर में रहता है। और सेंटर में कौन कौन प्रेजेंट है? सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, सेंटर में हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर। तो अगर हमने माना कि भाई इसके अंदर जो सोडियम है उसके अंदर 11 प्रोटॉन है, तब उसमें देखा गया कि उसके जो न्यूट्रॉन है वो 12 है। तो जब इनका सम किया गया तो हमने पाया वो कितना है? 23 है। तो उसी को हमने क्या कह दिया? यही इसका क्या है? मास नंबर है या एटॉमिक मास है। कहने का मतलब प्रोटॉन को आप प्लस करो, न्यूट्रॉन को आप प्लस करो, जो नंबर आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा? मास नंबर होगा या एटॉमिक मास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। वो क्या है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि सिंपल सा है, ये उसका न्यूक्लियस और सेंटर है, तो उसके कई सारे सेल्स हैं इस तरीके से, किसी भी एटम के इस तरीके के सेल्स हैं। जितने ज़्यादा एटम होंगे उतने ज़्यादा सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल है सबसे लोअर, सबसे पहले वाला सेल, इसको हम कह देते हैं के, इसको हम कह देते हैं एल, इसके बाद वाला एम, इस तरीके से चलता है KLMNOP। और एक सेल का, हर एक सेल का फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो जैसे के पहला सेल है तो n इसके अंदर 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले सेल में 2 एटम रख सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर दूसरा सेल है तो इसमें हो जाएगा 2, तो इसका मतलब यहाँ पर आप 8 सेल रख सकते हो। यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये इस सेल में आप मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। यहाँ पे 4 होगा तो इस m सेल में आप 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हो, क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ से भी देखो तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास में है? के पास में है, सबसे पहली वाली सेल के पास में है। तो जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कहने का मतलब जिसके पास कब सबसे कम पैसा रहेगा, उसकी एनर्जी कम होगी, वो कम एक्टिव होगा। तो इसलिए कहा जाता है जो इनर मोस्ट सेल है यानी के, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसका। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है। मतलब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अगर उसका आउटर वाला एम में ख़त्म हो जाता है, कैसे ख़त्म हो जाता है? लाइक मान लो मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम में कितने होते हैं? अभी हमने देखा 10 होते हैं। तो
सोडियम में सॉरी 10 नहीं 11 होते हैं, तो सोडियम में अगर 11 होते हैं तो कैसे होगा, के में 2 चले जाएंगे, ठीक है, बच गए कितने, 9 बच गए। फिर उसके बाद एल में कितने चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे, क्योंकि एल में हम 8 ये डाल सकते हैं बस। फिर उसके बाद एम में कितना चल जाएगा, 1 चला जाएगा। तो इसका लास्ट वाला कौन सा हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, वो क्या हो गया, एम सेल हो गया। तो इस सेल में क्या होगी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी, हम कहेंगे कि भाई ये इसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो यही हमने बताया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम एटम, तो वही है, जैसे मान लो ये एटम, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, के में 2 भर देंगे, फिर के बाद एल सेल है, तो बाकी किस में भर जाएगा, एल में भर जाएगा। दो भरने के बाद कितने बचे, 4 बचे, तो एल में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका अगर 11 है तो 2 भर देंगे के में, फिर एल में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, तो उसमें भर देंगे 8। फिर उसके बाद एम में मैक्सिमम हम कितना भर सकते हैं, 18 भर सकते हैं, बट हमारे पास एक ही बचा है, तो कितना हो जाएगा, एम में 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या क्या होता है, देखो एक तो सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोज आर टेक पार्ट इन केमिकल्स। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या होता है, इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो भी एटम है उसका जो सबसे लास्ट वाला सेल है, लास्ट सेल या जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो ही उसका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। लाइक जैसे हमने लिया सोडियम, तो सोडियम मैंने बताया कि सोडियम में क्या होता है, 11 होता है, तो के एल एम एन इस तरीके से सेल होती है। के में 2 जा सकता है मैक्सिमम, अभी देखा। एल में कितना जा सकता है, 8 जा सकता है। तो एम में कितना बचा, 1 बचा। 2 8 10 1 11, क्योंकि इसके पास 11 है, तो एक ही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, कि भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। कहने का मतलब आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसका देखो, क्लोरीन का दे रखा है 17, तो क्लोरीन का अगर मैं देखूं तो भाई के एल एम एन इस तरीके से चलेगा। के में 2 भर देंगे, कितने बच जाएंगे, 9। एल में हम 15 बच जाएंगे। एल में हम कितना भर देंगे, 8 भर सकते हैं। के में कितना भर सकते हो आप, मैक्सिमम 2, 8 18 32 इस तरीके से चलता है, के एल एम एन। क्लियर है, ठीक। तो एल में आप कितना भर सकते हो, 8 10 हो गए। अब आपके पास कितने बचे, 7 बचे। तो एम में आप मैक्सिमम 18 भर सकते हो, तो यहाँ पर 7 तो 18 से कम है, तो 7 के साथ किस में चले जाएंगे, एम में चले जाएंगे। तो लास्ट का जो सेल है वो कौन सा हो गया, एम हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका वैलेंस सेल यानी लास्ट सेल जो है वो एम है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 7 हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की अगर मैं बात करूं, देखो नोबल गैसेस क्या होते हैं, ये ऐसे गैसेस होते हैं जो इनर्ट रहते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे गैसेस जो केमिकली अनरिएक्टिव हैं, और जिनका क्या होता है ना कि इनका एक जो सेल होता है वो कंप्लीट होता है। देखो क्या होता है, कोई सा भी सेल है वो क्या होगा, या मान लो हमारा ये यूनिवर्स है, उसमें क्या होता है कि है ना, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे हम लोग अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, पैसे कमा के स्टेबल होना चाहते हैं, तो सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री भी हमारी लाइफ की तरह चलती है। तो इसमें भी क्या होता है कि हर एक एटम जो होता है ना वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। जैसे अभी हमने सोडियम का देखा, इस 2 8 और 1 था, तो ये एक जो है ना, ये इसके पास एक एक्स्ट्रा है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड वगैरह में ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और इसके पास 2 और 8 रह जाएगा। तो उस केस में क्या होता है ना, इसका जो सेल होता है पूरा फिल हो जाता है, कुछ भी खाली नहीं रहता है। तो हम कह देते हैं कि भाई ये स्टेबल हो गया है। तो इसी को ही कह देंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका ये स्टेबिलिटी वाला कंप्लीट रहता है, उनको हम नोबल गैस कह देंगे। मतलब लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी को दिए। लाइक कैसे, जैसे हीलियम है, हीलियम में 2 हैं, तो 2 एटॉमिक नंबर आप के में भर दोगे, के में पूरे 2 भर जाएंगे, तो इसका पहला जो सेल है पूरा कंप्लीट है, तो 2 हो गए। अब मैं बात करूं किसकी, नियोन की। नियोन में क्या होगा, के में 2 भर दिए,
एल में कितने भर दिए, 8 भर दिए, तो ये भी 2 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आ गया आर्गन। अब आर्गन में क्या हो गया, के एल एम, इसमें 2 भर दिए, इसमें 8 भर दिए, इसमें 8 भर दिए। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मैंने क्या बोला था अभी कि के में 2 आप मैक्सिमम भर सकते हो, एल में आप 8 मैक्सिमम भर सकते हो, एम में आप 18 मैक्सिमम भर सकते हो। तो ये तो हो गया मैक्सिमम भरने का। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए अगर किसी भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो इस केस में भी एटम क्या है, स्टेबल है। अब बात करते हैं इसकी 36 की। तो जैसे के में हमने क्या भर दिया, 2 भर दिया, एल में हमने कितना भर दिया, 8 भर दिया, इसमें कितना भर गया, 18 भर गया, के एल एम एन। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 8 2 10 18, यानी टोटल हम 28 भर चुके हैं। अब हमारे पास बचे कितने हैं, 36 में से 28 माइनस करोगे 8 बचे हैं। तो लास्ट वाले में हम भर सकते थे कितना, 32, बट 32 तो नहीं है, हमारे पास 8 बचे हैं। तो मैंने बताया कि अगर लास्ट सेल में 8 भी होते हैं तो वो क्या है, एक कंप्लीट सेल है। सिर्फ के एक एक्सेप्शन होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, काम चल जाता है। बट एन जो है यहाँ पर इसमें 8 है, तो ये क्या है, स्टेबल है। तो ऐसे जितने भी गैसेस होते हैं वो सारे नोबल गैसेस कहलाते हैं। तो इसकी एक अलग सीरीज़ होती है, जैसे हीलियन, नियोन, ऑर्गन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब जैसे आइसोटॉप्स हो गया, आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटॉप में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि भाई एक एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में आइसोटॉप्स में देखो सिंपल सा आप याद रखोगे कि ऐसे भी कुछ एटम्स होते हैं जो मतलब क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। लाइक एक ही एलिमेंट में 2 अलग अलग तरीके के वेरिएशन मिलेंगे। मतलब मान लो कि मैं एक बंदा हूँ जिसका नाम है चंदन माइती, उसका नाम चंदन माइती है, लेकिन उसी में एक का वेट 70 किलो मिल रहा है और एक का वेट 50 किलो मिल रहा है। इस तरीके का हो सकता है ना, एक नाम के 2 पर्सन हो लेकिन उनका वेट अलग अलग हो। सेम इसी तरीके का है। इसमें क्या होता है कि जैसे क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो आप कहीं भी क्लोरीन उठाओ उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 17 ही मिलेगा। लेकिन जब उसका वेट मापते हैं ना तो किसी का तो 35 मिलता है और किसी का क्या मिलता है, 37 मिलता है। ठीक है, सेम एज जैसे हम इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी क्या होता है, 2-3 तरीके के अलग अलग मास, अलग अलग वेट के एलिमेंट्स रहते हैं। सेम अगर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन में भी क्या होता है, एक आपने देखा होगा, एक नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम में जैसे एक में क्या रहेगा कि भाई एक में जो एटॉमिक नंबर है 1 है, मास नंबर 1 है। ठीक है, दूसरे में आप देखोगे उसमें क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 रहेगा और उसका मास नंबर जो रहेगा वो 2 रहेगा। तीसरे केस में भी क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, उसका मास नंबर क्या होगा, 3 रहेगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि भाई हाइड्रोजन एक ही है, उसका एटॉमिक नंबर एक ही है, लेकिन उसका मास नंबर एक में तो 1 मिल रहा है, एक में 2 मिल रहा है, एक में 3 मिल रहा है। तो ये देखो जनरली क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 0 है और एक प्रोटॉन है, इसलिए इसका मास नंबर 1 है। और इस केस में 2 वाले केस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन हो जाता है, एक प्रोटॉन हो जाता है, इसलिए इसका मास नंबर क्या है, 2 हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन 2 हो जाते हैं, प्रोटॉन 1 हो जाता है और उसका मास नंबर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इसलिए ये वेरिएशन है। तो आपको आइसोटॉप्स याद रखना है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो वो आइसोटॉप्स कहलाता है। उसी तरीके से एक होता है आइसोबार। आइसोबार में आप उल्टा कर दोगे, उस केस में क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम होगा, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये देखो इसी में कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे यूरेनियम 235, इसका कहाँ यूज़ होता है, ये कौन ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आइसोटॉप है। तो यूरेनियम 235 एक आइसोटॉप है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है ये
ट्यूमर जो होता है बॉडी में उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 जो होता है गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। सेम मैंने आइसोबार्स बता दिया कि ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, मतलब जस्ट उल्टा कर दो आइसोटॉप्स के। तो जैसे ये वाले हो गए क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, सल्फ़र। तो इन सब का आप देखोगे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है सबका अलग अलग है, डिफरेंट है, बट इसका जो मास नंबर होता है लगभग 40 के आसपास सबका मिलता है। तो ये क्या है, आइसोबार्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एक CGL के पेपर में आई थिंक 23 में या 22 में काफ़ी पूछा गया था केमिकल रिएक्शन की क्या बन सकता है, क्या बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट लगी मेरे को चैप्टर्स में, तो ये आप याद रखोगे। लाइक जैसे जिंक हो गया, जिंक इसमें H2SO4 जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ये इसका हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बन जाता है जिंक प्रोडक्ट। तो इसमें सीखने वाली बात है कि इसमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये पूछ सकता है हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलता है। ये मतलब जैसे ये जब हम जलाएंगे कैंडल वगैरह तो ये पॉपअप साउंड करती है, ठीक। फिर उसके बाद Na2CO3 है, इसका HCl के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। फिर उसके बाद जैसे ये वाला हो गया पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इसका जब हम कराएंगे लेड नाइट्रेट से तो इस केस में क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट जमता है। मतलब तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, अगर हम उसका लेड नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो उसका फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला नहीं पूछता है जनरली, उसका कलर पूछता है कि उसका कलर क्या होगा, उसका येलो कलर होता है। सेम ऐसे इस रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड जो है जब उसका H2SO4 के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट होता है, बनता है। तो वो बनने के बाद सॉलिड होता है, वो क्या होता है, रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है। तो जब वो रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है तो उसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर हो जाता है, वो वाइट कलर का आता है। क्लियर है? ठीक। फिर इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। पॉपुलर रिएक्शन है बहुत। तो ये जो भी मैंने कराएंगे पॉपुलर रिएक्शंस है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आई थिंक मेरे पेन टाइप की बैटरी ख़त्म हो रही है तो इसलिए गायब हो जा रहा है, ठीक है। ये CH4 है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ये वाटर, और इसके साथ में हीट एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये देखो मीथेन गैस होती है, जब हम इसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें हीट मिलती है ना, तो ये वही हीट एनर्जी है। थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी गैस निकल जाती है। यहाँ पर ये जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ग्लूकोज है, तो बॉडी में क्या होता है, हम ग्लूकोज गेन करते हैं तो सेल जो होता है उस ग्लूकोज से ऑक्सीजन एनर्जी बनाता है। कैसे बनाता है, हमने जो एनर्जी सांस ली, ब्रीदिंग करी, वहाँ से ऑक्सीजन, और हमने जो खाना खाया वहाँ से ग्लूकोज, इन दो को कंबाइन करके वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है, उससे थोड़ा सा पानी बनता है और उससे कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, आप याद रखोगे। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, CaO में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये केमिकल रिएक्शंस थी। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस में 2-3 कलर का भी चेंज होने का है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि जब हम सिट्रिक एसिड जो होता है केमिकल रिएक्शन कराते हैं सिट्रिक एसिड का, और पर्पल कलर, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसके सॉल्यूशन का पर्पल कलर होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट का सिट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो उस केस में क्या होता है कि एक कलर जो होता है उसका पर्पल कलर, वो चेंज होकर क्या हो जाता है, कलरलेस में चेंज हो जाता है, मतलब पानी की तरह हो जाता है कलर उसका। सेम ऐसे ही क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या होगा कि जैसे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसका, और जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का एसिडिफाइड जो है, उस दोनों का जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो पहले उसका कलर ऑरेंज था, ऑरेंज से वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब ऐसे मान लो कि एग्जिट, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मल, एनर्जी निकलना।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें भी हीट निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन विच रिएक्शन हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देखो जो चूना होता है, चूने को जब हम पुताई से पहले पानी में डालते हैं तो वो बहुत उबलता है, आपने देखा होगा। तो इसी को ही कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या कहलाता है, क्विकलाइम कहलाता है। इसको आप याद रखोगे। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये स्लेक्ड लाइम बन जाता है, यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा होगा रात भर उसको भिगा के रखना पड़ता है, उबलता रहता है वो। तो वो क्या है, हीट है। 15,000 कैलोरीज के आसपास उसकी हीट होती है, वो निकलती है। फिर इसको हम क्या करते हैं, चुनाई के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। ऐसे ही सेम जब Zn को H2SO4 के साथ कराओगे, ZnSO4 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है कोई सी भी रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, एंटर करना। तो हम क्या करा रहे हैं, हीट को एंटर करा रहे हैं। तो ये इसका बेसिक मतलब है। तो यहाँ पे जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। इसको जब आप हीट दोगे तभी ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो हीट देने के बाद ये चेंज हो जाता है बेरियम क्लोराइड में। यहाँ पे NH3 मिल जाता है और यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। लाइक जैसे एक को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक रिएक्शन में क्या होता है कि ये दो पार्ट थे और ये बना। तो यहाँ पे जो भी था उसको हम कह देते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर जो बना उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट, रिएक्शन के बाद जो मिला। क्लियर है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये कह रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कम्बिनेशन, कंबाइंड हो जा रहा है। तो जैसे इसमें मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है कि इन्हें एक रिएक्शन में क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, मतलब डीकम्पोज होना, टूट जाना, तो उसको हम क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन है, इसको गर्म किया तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बना और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना। 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट गया और प्रोडक्ट जबकि एक था, तो इस केस में इसको कह देंगे क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, जगह को चेंज करना है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ZnSO4 है, H2SO4 है। अब जब इसका रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, ZnSO4, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, जिंक ने ले ली। हाइड्रोजन अकेला हो गया। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कह देंगे। क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों ही जो रिएक्टेंट होते हैं दोनों में ही क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होकर एक दूसरे का वो ले लेंगे। लाइक जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये Ag इस Cl के साथ में आ जाता है और यहाँ पर ये Na इस NO3 के साथ में आ जाता है। तो यहाँ बन जाता है सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट में एक्चुअल में चेंज हुआ था, मतलब एक ही प्रोडक्ट को लिया गया था और एक रह गया था सिंगल, लेकिन इसमें दोनों को कुछ ना कुछ मिला। तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो इसमें बहुत पूछता है ये वाला एग्जाम्पल के साथ में। तो इसके अंदर देखो क्या आपको जानना ज़रूरी है। देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है, आपको सिंपल लग रहा होगा कि ऑक्सीडेशन मीन्स ये रिलेटेड होगा किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या होता है, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब किसी के साथ में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो उस केस में हम उस रिएक्शन को कह देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का अपोजिट क्या होता है ना, हाइड्रोजन होता है। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा हो तो उस केस में भी उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। कहने का मतलब आप बस ऑक्सीजन को याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जब ऑक्सीजन ऐड होती है किसी में तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अगर वो ऑक्सीडेशन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, ठीक। अब इसी तरीके से एक क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन।
तो अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, इसी में हम कहते हैं इसको क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो किसी के साथ ऐड हुआ है, किसी ने ऑक्सीजन दिया है तभी ऐड हुआ है, या फिर जो हाइड्रोजन छीना गया है किसी से छीना गया है। तो ऐसे जो एजेंट होते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। कहने का मतलब, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एजेंट क्या हो गया, कोई बंदा जिसने क्या करा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हेल्प करी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो वो क्या हेल्प कर सकता है, ऑक्सीडेशन वो कैसे करवा सकता है, वो या तो ऑक्सीजन दे सकता है या हाइड्रोजन छीन सकता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब उसने ऑक्सीजन दिया होगा, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। या फिर उसने किसी से हाइड्रोजन लिया होगा, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। सेम एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब कोई ऐसा एक बंदा होगा या कोई ऐसा सब्सटेंस केमिकल रिएक्टेंट होगा जिसने क्या करा होगा, हाइड्रोजन दिया होगा खुद से, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। या फिर कोई ऐसा होगा जिसने हाइड्रोजन छीना होगा या रिमूव किया होगा ऑक्सीजन किसी से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में वो भी क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अगर ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई, कॉपर बना, वाटर बना। क्लियर है। तो अब एक एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली बात, ये कॉपर ऑक्साइड था, ये किस में चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हुआ। तो कॉपर में चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पर छीन लिया गया। ये क्लियर है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ले लिया जाए, रिमूवल हो जाए, तो हमने क्या कहा था उसको, वो क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बन रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था कि जो बंदा ऑक्सीजन देगा, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो लाइन है, एक तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए मैंने कह दिया कि भाई वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब इसके अंदर दो टर्म आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन सा है। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि भाई ये वाला जो क्या कहते हैं रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन छिन रहा है। अब देखो क्या दूसरी रिएक्शन देखो, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हमने यहाँ पर देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड होता है यानी यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इस केस में हम इस रिएक्शन को क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देंगे। तो दो रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। पहली वाली में ऑक्सीजन छिन गया तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, दूसरी वाली में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ये जो पहला वाला है, इसमें क्या हो गया कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वाटर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब ये जो यहाँ पर H2 है, इसको क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया था, ये ऑक्सीजन इस कॉपर ऑक्साइड के पास से आया था। तो इसका मतलब इस कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, अपना ऑक्सीजन दिया। तो जब इसने अपना ऑक्सीजन दिया तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है। ठीक। अब दूसरा केस देखते हैं। अब ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्यों हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ये देखो हाइड्रोजन को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, इसका ऑक्सीजन छीना है। तो अभी हमने क्या देखा, ऐसे सब्सटेंस जो किसी का ऑक्सीजन छीन ले तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने क्या करा है, इस कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन छीना है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है कि देखो जनरली जब कोई सा भी मेटल होता है वो एयर, एटमॉस्फेयर, नमी, मॉइस्चर, केमिकल्स किसी भी वजह से अगर वो
क्या होता है, ख़त्म हो रहा होता है, नष्ट हो रहा होता है, या डिटेरियोट मतलब वो ख़त्म, ये कम हो रहा होता है। मतलब मान लो कि 100 ग्राम था, 100 ग्राम के बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो ख़राब होकर जंग वगैरह लगकर वो 90 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये जो 10 ग्राम है वो लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। मेटल्स का जब इस तरीके से इरोड होता है या फिर ख़त्म होता है तो उसको हम कह देते हैं कोरोजन। क्लियर है। तो ये क्या करता है, ये जैसे बिल्डिंग्स हो गए, रेलिंग्स हो गए, ब्रिजेस, मतलब मेटल से जो भी बना है उसको क्या करता है, कमज़ोर करता है, वीकेन करता है। अब जब ये आयरन में होता है कोरोजन तो इसी को हम क्या कह देते हैं, रस्टिंग कह देते हैं, जंग लगना कह देते हैं। क्लियर है। तो आयरन में जब होता है तो ये किस कलर का आपको दिखता है, आपने देखा होगा जब जंग लग जाता है तो वो रेडिश ब्राउन टाइप का दिखता है, जिसको हम जंग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये पूछ सकता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3। ठीक है। इनटू में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फेरिक ऑक्साइड वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जिसको हम हाइड्रेटेड आयरन आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब इसमें ये पूछ सकता है प्रिवेंशन कि इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं जंग लगने से रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि मॉइस्चर वगैरह जो है वो आयरन तक ना जा पाए। या फिर हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या पूछ सकता है, आपको ये डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा ये क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आयरन होता है आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर जिंक की रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आयरन होता है, आयरन से रिएक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उसके ऊपर जिंक का मटेरियल है। और अगर रिएक्शन होगा तो सबसे पहले जिंक खत्म होगा, फिर उसके बाद आयरन। तो काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाता है। सेम हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं ग्रीस और ऑयल की, ताकि मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। और जिस तरीके से जिंक की कोटिंग की उसी तरीके से टिन की प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग भी कर देते हैं। अब एल्युमिनियम के कोरोजन की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे जब एल्युमिनियम का कोरोजन होता है इस तरीके से मॉइस्चर वगैरह की वजह से, तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होती है, एक लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है। जिसकी वजह से एल्युमिनियम की जो चमक होती है वो चली जाती है और उसी को हम कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम कह देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वो पतली सी लेयर बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जो जंग लगने से बनी, वो बहुत अच्छी होती है और वो क्या करती है, फर्दर कोरोजन को होने से वो खुद प्रोटेक्ट करती है। मतलब ये बहुत डिफरेंट है, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है उसकी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को बचाने के लिए एनोडाइजिंग, मतलब खुद से ही एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी सी लेयर एल्युमिनियम के सरफेस पे ही खुद से इलेक्ट्रोलिसिस करके ऐड कर देते हैं, ताकि जो मेन एल्युमिनियम मेटल है उसमें क्या हो, कोरोजन ना हो। ठीक। और तो कुछ है नहीं इसमें। अब इसके बाद ऐसे ही सेम कॉपर का भी कोरोजन होता है। कॉपर के कोरोजन में रंग आपको पूछ सकता है, ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई जैसे तांबा आपने देखा होगा उसमें हरा कलर का होने लगता है बहुत दिन अगर वो पानी वगैरह में पड़ा रहे, तो वो जो ग्रीन कोटिंग है वो बताता है कि कोरोजन हो रहा है। तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर में क्या होता है, काला सा दिखने लगता है, आपने देखा होगा। इसका आप फॉर्मूला पढ़ सकते हो, Ag2S है। तो सिल्वर वगैरह को जब हम सोडा वगैरह इन सब चीज़ों से साफ़ करते हैं तो दोबारा से चमक जाता है। अब एक टर्म है जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का देखो सिंपल सा मतलब है, जब आपका खाना जो होता है वो सड़ने लगता है तो उसको हम कह देते हैं रेंसिडिटी। तो वो क्यों होता है, हमारा जो खाना है उसमें जो फैट्स और ऑयल्स वगैरह होते हैं, जब उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन क्यों होता है, जब ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूवल हो। तो सेम जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है तो फूड हम कहते हैं कि भाई वो सड़ रहा है, उसमें से बुरा हो जाता है, उसमें से बदबू वगैरह आने लगती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, फूड का सड़ना या फिर रेंसिडिटी। इसके प्रिवेंशन पूछ सकता है कैसे, इसका एग्जांपल देता है बहुत बार। BHA क्या है, BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। इसका आपको ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप ये फुल फॉर्म याद कर लेना। जैसे चिप्स वगैरह होती हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो सड़े नहीं। सेम एज़ जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी यही सेम होता है। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर को काफ़ी डाउन कर देते हैं। तो टेम्परेचर डाउन होने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जो वायरस बैक्टीरिया वर्क करने वाले होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए फूड जो होता है काफ़ी टाइम तक सही रहता है। लाइट से दूर रखते हैं क्योंकि लाइट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं मिनरल्स। देखो मिनरल्स क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, अब जो मेटल हो गया, चाहे वो सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, कुछ भी हो गया, ज़्यादातर मेटल्स, कुछ को ही छोड़ के ज़्यादातर मेटल्स कंपाउंड में पाए जाते हैं। कंपाउंड कहने का मतलब वो किसी और के साथ मिक्सचर वगैरह में पाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे मेटल्स, मतलब अर्थ में से जब हम खुदाई करते हैं और उसमें से जो भी मेटल्स हम निकालते हैं तो वो जिस भी फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम कह देते हैं मिनरल्स। क्लियर है, कहने का मतलब मेटल्स जिस भी कंपाउंड में मिलते हैं अर्थ से निकालने पर। तो
दोज मिनरल्स, अब इसमें एक टर्म आती है ओर्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स। मतलब अब देखो मिनरल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम सिर्फ मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब स्पेशली कुछ पर्टिकुलर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ मिनरल्स हैं, तो उन मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं, ओर्स कह देते हैं। मतलब हर एक मिनरल में ज़रूरी नहीं है कि आपको ओर मिलेगा, बट जो ओर्स होते हैं वो मिनरल से ही निकाले जाते हैं। इसलिए एक डेफिनेशन यहाँ पे छोटी सी है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि भाई मिनरल्स से ही हम अगर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब हम उसको ओर कह देते हैं, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई सा भी आप मिनरल ले लो और उसमें से आपको ओर ही मिलेगा या कोई मेटल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है। क्या पूछता है कि एल्युमिनियम पूछेगा कि एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर है, बॉक्साइड से हम एल्युमिनियम निकालते हैं। सेम एज जिंक कैलामाइन, जिंक ब्लेड, इन दोनों से मिलता है। सोडियम रॉक साल्ट से मिलता है, मतलब पहाड़ वगैरह में जो साल्ट वगैरह मिलता है तो वहाँ से हम सोडियम निकाल लेते हैं। आयरन हो गया हेमाटाइट, इसका ओर होता है। मरकरी सिनाबार होता है। कॉपर क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस, और मैग्नीज का पायरोलूसाइड। तो ये कुछ फेमस है जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो ये पूछ सकता है। ठीक, फिर इसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, जो ये ओर होते हैं ना, इस ओर को हम क्या करते हैं, अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, इसमें से मुझे निकालना है मेटल। क्लियर है? तो मेटल निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस ओर को कई बार हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से क्या होता है कि जो प्योर मेटल है वहाँ से हम काफ़ी हद तक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब भी किसी ओर को, स्पेशली जब वो क्या है, कार्बोनेट ओर है, मतलब जैसे ये वाला हो गया ZnCO3, तो इसमें हमें जिंक निकालना है, लेकिन ये किसके साथ में प्रेजेंट है, जो कंपाउंड है वो कार्बोनेट के साथ में प्रेजेंट है, तो इसी को हम कैलामाइन ओर कह दे रहे हैं, यहाँ से जिंक निकल रहा है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि कोई सा भी कार्बोनेट ओर है, जब उसको एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ना रहे, तब हम जब गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कैल्सिनेशन कह देते हैं। तो बहुत सारे ओर से मेटल निकालने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सेम एज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग से अब ये देखो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, रोस्टिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, कार्बोनेट की जगह सल्फाइड और रहता है, मतलब सल्फ़र प्रेजेंट रहेगा, और उसको ऑक्सीजन, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसको हम सेम रोस्टिंग कह देते हैं। तो अब ये क्यों होता है, देखो अब कैसे आप याद रखोगे कि कौन सा कैल्सिनेशन है कौन सा रोस्टिंग है। आपको पता ही है कि जैसे चिकन वगैरह रोस्ट करते हैं तो वो हवा में रोस्ट करते हैं, तो इससे आप याद रखना रोस्टिंग का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसमें सल्फाइड और रहता है। और एब्सेंस ऑफ एयर जब होता है, जब हवा प्रेजेंट नहीं रहती है, तो हमें पता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, तो इसलिए जो ओर होता है वो कार्बोनेट ओर होता है। और जबकि ये जिंक वाला ओर है ये सल्फाइड ओर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, इससे भी जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, ये एक रिएक्शन है जिसमें एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है इन मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को ये जिंक ऑक्साइड मिल गया ना, इस जिंक ऑक्साइड को फिर से एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो एल्युमिनियम क्या होती है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसका जो ऑक्सीजन होती है वो छीन लेती है, और जो हमारा जिंक होता है वो हमें क्या होता है, वापस से मिल जाता है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो एल्युमिनियम पाउडर है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन किसी का कोई निकाल ले तो वो उस टाइम पर क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो इसलिए एल्युमिनियम पाउडर यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर इसके बाद दे रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इसमें भी क्या होता है कि पूरा मेटल प्योरीफाई नहीं मिलता, इसमें भी कुछ मिक्सचर रह जाते हैं। हमने क्या करा, पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद इस ओर को ऑक्साइड में चेंज किया, फिर ऑक्साइड का हमने क्या करा, रिडक्शन किया, रिडक्शन करा के हमने क्या करा, उसको मेटल में चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी बहुत सारा मेटल जो होता है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी रहती है। तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि एक कैथोड रहता है, ठीक है, मोटी कैथोड, पतली कैथोड रे वगैरह होती है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो उसमें जब हम इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं, और यही लास्ट स्टेज होती है जिसमें हम मेटल को ऑलमोस्ट प्योरीफाई कर लेते हैं और प्रॉपर मेटल हमें मिल जाता है। ठीक,
अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एसिड्स के बारे में। देखो एसिड्स क्या है, अगर एक कॉमन डेफिनेशन दे तो एसिड्स क्या होता है, ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी के साथ घुलने पे हाइड्रोजन आयन दे, तो ऐसे सभी को हम एसिड्स कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये बता दिया मैंने कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं पानी पे घुलने पर जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, उनको हम एसिड कहेंगे। ठीक है। तो अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि भाई ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है। तो पहली बात, इनका जो टेस्ट होता है सॉल्ट टेस्ट होता है।
अब देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है वो मेनली तो मैंने बता दिया। पीएच स्केल जो होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन के स्ट्रेंथ के ऊपर हम बताते हैं कि क्या एसिड है जो सॉल्यूशन है वो बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बेस, मैंने अभी क्या बताया, बेस को हम कैसे देखते हैं कि उसके अंदर OH माइनस आयंस हैं कि नहीं, और एसिड को हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई उसके अंदर H प्लस आयंस कितने हैं। ठीक है, तो अब देख लो, मान लो कि जैसे बेस है तो उसके अंदर H प्लस आयंस कम रहेंगे, तो ऐसा कोई भी जिसके अंदर H प्लस आयंस सबसे ज़्यादा कम रहे तो वो अपने आप बेस बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है कि उल्टा चलता है। तो मान लो कि ये जो स्केल है तो इसमें आप याद रख लो एसिड कौन सा होगा। जैसे मैंने बताया कि 7 से इस तरफ चलते हैं वो एसिड होता है, 7 पर न्यूट्रल होता है, और 7 के इस तरफ चलते हो तो बेस होता है। ठीक, और जो जैसे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड ध्यान रखना, ब्लड एक बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें उसका जो पीएच होता है वो 7.4 के अराउंड होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे एंटी एसिड हो गया। एंटी एसिड होता क्या है, देखो एसिड, हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी में क्या होता है, कभी कभार जब हम खाना नहीं खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा स्टमक है बहुत ज़्यादा खाने पे भी क्या होता है कि एसिड ज़्यादा रिलीज़ करता है। और अगर हम ना खाएं टाइम पे, लेकिन क्या होता है कि बॉडी का ऐसा रहता है कि बॉडी को पता होता है कि उस टाइम पर खाना आना है, तो अगर खाना नहीं गया तब भी बॉडी क्या होती है, एसिड रिलीज़ करती है स्टमक में। तो इस केस में क्या होता है कि पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो अगर आपको उस एसिड को काटना है तो आपको क्या चाहिए होता है, बेस की ज़रूरत होती है, या उसी एसिड, उसी बेस को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, एंटी एसिड कह देते हैं। तो इसके अंदर दो बड़ी फेमस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मेडिसिन वगैरह होती है वो एक्चुअली इसी से बनी होती है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड होती है एज एन एंटा एसिड। और ऐसे ही बेकिंग सोडा आप याद रखोगे, फॉर्मूला है NaHCO3। क्लियर है, ठीक। अब इसके अंदर एक और चीज़ दी गई है। जैसे क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम अगर हम, मतलब खाना खाने के बाद मुंह को ना धोएं तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत लंबे टाइम तक अगर मुंह में खाना रहता है तो एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, उसका फूड का डिकेइंग वगैरह होता है, तो एसिड फॉर्मेशन होता है। और अगर बहुत लंबे टाइम तक इस तरीके का एसिड फॉर्मेशन हुआ तो हमारे जो दांत होते हैं ना वो सड़ सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए ही हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, मतलब किसी भी एसिड को अगर आप काटना है, एसिड को काटना है तो उसके लिए हम बेस का यूज़ करेंगे, और किसी भी बेस को काटना है या कम करना है तो उसके लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला देने पे क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल बन जाता है, और उसमें क्या होता है, साल्ट निकलता है। क्लियर है, साल्ट और वाटर। ठीक, तो जो टूथपेस्ट होता है कभी कभार उसमें ये पूछ लेता है कि वो मेनली किससे बना होता है, तो आप याद रखोगे टूथपेस्ट में मेनली क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ये कुछ हैं जो एसएससी ने पूछा है तो उसको मैंने एक जगह पे कर दिया है। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हनी बी है, हनी बी का स्टिंग होता है उसमें मतलब वो क्या होता है। देखो हनी बी का जो स्टिंग होता है वो एसिडिक स्टिंग होता है। ठीक है, उसके अंदर जैसे फॉर्मिक, मेथेनोइक, ये एसिड रहते हैं। तो कोई एसिड है तो उसका अगर हनी बी काट लेता है तो हम उसमें क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लगाएंगे या कोई सा भी सोडा लगाएंगे। सेम एज एंट स्टिंग होता है, उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। और जो नेटल, मतलब कुछ लीव्स होते हैं जिनको हम नेटल लीव्स कहते हैं, ये एक तरीके का पेड़ है, तो उसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ये आप याद रखोगे। फिर एक आता है वास्प स्टिंग, ये भी एक तरीके का इंसेक्ट है। ठीक, मधुमक्खी की तरह ही वास्प स्टिंग। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जो जहर होता है या स्टिंग जो होता है, जो जो चुभाता है, उसमें क्या रहता है, उसमें एल्कलाइन रहता है, वो तो बेसिक होता है। तो बेसिक को काटना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, विनेगर का यूज़ करेंगे। अब क्या क्या पूछता है कि जैसे एप्पल में पूछ लेता है कि कौन सा एसिड रहता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। विनेगर क्या है, विनेगर एसिडिक एसिड का ही नाम है। ऑरेंज सिट्रिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद जैसे ग्रेप्स में पूछ लिया, टेमरिंड में पूछ लिया तो टार्ट्रिक एसिड होता है। रेंसिड बटर जो होता है उसमें बिट्रिक एसिड होता है। और टोमेटोज़ जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक, और टमाटोज़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारी किडनी स्टोन होती है, किडनी स्टोन का जो स्टोन का फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है कि ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। वो मतलब उसमें कैल्शियम प्लस में ऑक्जेलिक एसिड से कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है। फिर इसके बाद फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथेनिक एसिड भी कहते हैं, इसका ये फार्मूला है, ये आप याद रख सकते हो। सिट्रिक एसिड का फार्मूला, टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला, और ब्यूट्रिक एसिड या ब्यूटेनिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साल्ट की। देखो साल्ट
कि अगर मैं बात करूँ ये बनता कैसे है, तो मैंने बता दिया एसिड प्लस बेस। जब भी आप इन दो का रिएक्शन कराओगे तो साल्ट बनेगा और उसके साथ में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बहुत अच्छा साल्ट बनेगा। ठीक है। तो अब कुछ साल्ट हैं जिनका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, तो सोडियम Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कॉपर सल्फेट NaCl। तो ये फेमस कुछ हैं, आपको याद होने चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना इनको। फिर नेक्स्ट चलते हैं, साल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला साल्ट होता क्या है? साल्ट देखो मैंने बताया कि एसिड और बेस से बनता है। तो अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने माना कि एक बहुत तगड़ा एसिड है और बहुत तगड़ा बेस है, तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो साल्ट बनेगा। वो साल्ट क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों तरफ से पावर जो थी वो बराबर थी। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग हो और वीक बेस हो, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन बनता है या जो भी बनेगा, साल्ट बनेगा, तो उस टाइम पर उसका नेचर जो हो जाता है वो एसिडिक टाइप का हो जाता है। जैसे NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस। आई थिंक इसका एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं है, तो जो भी है ये एक प्रॉपर्टी है, सिंपल याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक सॉल्यूशन, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपको एक याद ये रखना है कि सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। सोडियम क्लोराइड को हम पहले तो सी वाटर वगैरह से ऑब्टेन करते थे, इवेपोरेशन मेथड से। ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड इसका जो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें हम HCl डालते हैं, तो ये Na चला जाता है इस Cl के साथ में और ये H चला जाता है इस OH के साथ में, तो यहाँ पर NaCl प्लस में क्या होता है, वाटर बनता है। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, जो सोडियम क्लोराइड होता है इसी में पानी डालकर जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब एक और चीज़ क्या है कि जैसे ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, जब आप इसमें पानी मिला दोगे यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ब्राइन वाटर। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जब NaCl जो सॉल्यूशन होता है, जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब जब उसको हम तोड़ते हैं, तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। अब क्या क्या मतलब इसके यूजेस हैं, क्या क्या काम आता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे जो साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब बनाने में काम आता है। क्लोरीन का क्या काम होता है, क्लोरीन में कई बार क्वेश्चन ये वाला पूछ लेता है, स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर। जो वाटर होता है या जो हमारा क्या कहते हैं स्विमिंग पूल वगैरह होता है, उसमें भी क्लोरीन डाला जाता है। वो उस एंटीबैक्टीरियल काम करता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है। ड्राई क्लीनिंग में काम आता है, HCl बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर में हेल्प करता है, PVC बनाने में इसका काम आता है। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है ना, इसका फार्मूला पूछ लेता है कई बार कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है। तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड मतलब जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 वाटर जुड़ जाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो वॉशिंग सोडा क्या है, इसका एक्शन क्या होता है, क्लिनजिंग एक्शन होता है। ये क्या करता है, धोने का काम करता है। फिर इसके अंदर एक और पूछता है जिसको हम कहते हैं सोडा एस। सोडा एस क्या होता है, Na2CO3, मतलब आप उसमें से 10H2O ये वाटर वाला पार्ट जो है गर्म करके निकाल लोगे, तब हमको जो मिलता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस उसको कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा Na2CO3 और बेकिंग सोडा जो होता है ये सिंपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसको हम NaHCO3 कहते हैं। इसका रिएक्शन आप ना भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग सोडा जो होता है इससे बेकिंग पाउडर बनता है। एंटासिड मेडिसिन में यूज़ होता है, हम पढ़ चुके हैं। एक और चीज़, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ये दोनों रहते हैं। तो इन दो को जब हम दबाते हैं तो ये दोनों बाहर निकल के मिक्सचर एक फॉर्म के रूप में बनता है, जो क्या करता है, कहीं पर भी आग लगी होती है उसको कवर करने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर CaOCl2। ये कैसे बनता है, जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम जिसको कह रहे हैं, जब इसकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम पर CaOCl2 बनता है, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस में क्या बनता है, पानी।
ब्लीचिंग एजेंट ये क्या है, ये जैसे जो ब्लीचिंग वाला आपने नाम सुना होगा, तो उसमें होता क्या है, वो जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी कलर वगैरह को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का जनरली यूज़ करते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ होगा, या फिर जो पीने का पानी होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करने का काम करता है, या जो क्लोरोफॉर्म है उसको बनाने में भी हेल्प करता है। फिर इसके बाद आता है जिप्सम। देखो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये होता है जिप्सम। तो जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो इसका हाफ H2O हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हाफ H2O निकालने के बाद ये बन जाता है CaSO4.1 एंड हाफ H2O, तो ये कहलाता है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये POP आपको पता है, POP जैसे टॉयज़ बनते हैं या बिल्डिंग वगैरह में आप फॉल सीलिंग छत वगैरह पे जो डिज़ाइन बनते हैं वो हो गया POP। उसमें POP का यूज़ होता है, एक मिनट, हाँ, उसमें POP का यूज़ होता है। हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है, जैसे जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें जो प्लास्टर किया जाता है वो POP का यूज़ होता है। सीलिंग डिज़ाइन में POP का यूज़ होता है। फिर इसके बाद आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2-3 ही क्वेश्चन पूछता है। एक तो इसका रेशियो पूछता है। देखो एक्वारेजिया है क्या, एक्वारेजिया क्या होता है कि जैसे गोल्ड की चीज़ हो गई या कोई प्लेटिनम वगैरह की चीज़ होगी, मतलब जो हार्ड चीज़ें होती हैं, तो उनको ये क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, उनको डिज़ोल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गोल्ड वगैरह डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्वारेजिया किससे बना होता है, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, यानी HNO3 रहेगा उसके अंदर और क्या रहेगा, HCl रहेगा। तो इसमें क्या पूछता है, रेशियो पूछता है। तो इसका 1 और इसका 3 ये रेशियो रहता है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि ये और ये रहता है और रेशियो 1:3 का रहता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एक्वारेजिया कह देते हैं। इसके बाद कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पक्का कुछ भी पूछ सकता है, ये भी है, वीडियो पॉज करो देखो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई थी एटम्स में जो मैं बता नहीं पाया, क्योंकि आई थिंक स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो मैं वो बता देता हूँ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सिंपल सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है। इसमें क्या कहता है कि भाई जो कोई सा भी रिएक्टेंट है, सपोज़ मान लो कोई रिएक्शन हुई, तो क्या होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो रिएक्शन से पहले का जो होता है उसको हम कह देते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद का जो होता है उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर रिएक्शन से पहले कोई चीज़ 10 kg की थी तो रिएक्शन के बाद भी वो 10 kg की ही रहेगी, चाहे बेशक से यहाँ पर 9 kg मिले और 1 kg उड़ जाए। तो इसका मतलब लेकिन वो थी अब भी तो 10 kg है, बेशक से ये 1 kg उड़ गई हो। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो, जितना मास जो होता है रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास क्या होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डाल्टन्स था, उसने जैसे एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी में उसने क्या बताया था, आपको तो ये तो याद होगा, ईट पर नाच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ईट पर नाच। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे थॉमसन ने बताया था इसके बारे में, प्रोटॉन है इसके बारे में रदरफोर्ड ने बनाया था, जो न्यूट्रॉन है उसके बारे में जेम्स चैडविक ने बताया था, चैडविक ने, ठीक है। तो ऐसे ही जो एटम्स वगैरह है इसका डाल्टन्स ने बताया था, इसकी थ्योरी बताई थी। क्या उसने बताया था कि जो मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम्स कहते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या पता चला कि एटम को और भी कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो ये इसका ड्रॉबैक था, उसकी थ्योरी फेल हो गई। फिर इसके बाद इसने और भी बाद में हमें और क्या पता चला कि भाई सेम एटम है, उनका अलग अलग तरीके का मास हो सकता है। जैसे हमने क्लोरीन के बारे में पढ़ा कि उसका कुछ मास 35 भी होता है और कुछ क्लोरीन का मास 37 भी होता है। उसी तरीके से डिफरेंट अलग अलग एटम का सेम मास भी हो सकता है, जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये क्या थे, जो डाल्टन्स था उसके एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। तो इसलिए उसकी एटॉमिक थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है।
तो अब अगर मैं एटम्स की बात करूं तो एटम्स जो होता है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करता है, और इसकी जनरली जो रेडियस होता है उसको नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। तो ये कुछ उसके क्या कहते हैं सिंबल्स हैं जिनसे उनको पहचाना जाता है। तो उसमें कुछ आप भूल सकते हो, जैसे सिल्वर हो गया Ag होता है, गोल्ड हो गया Au होता है, मरकरी हो गया Hg होता है, ठीक है, और ठीक है लेड हो गया Pb होता है। तो ये सारे आप याद रखोगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स देखो क्या होता है कि जब केमिकल बॉन्ड के थ्रू दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं जो आपस में न्यूट्रल हो और बॉन्डिंग कर ले, उसको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे ये H2 हो गया, S8 हो गया। इसमें देखो कहने का मतलब क्या है, ये तो है H2, तो H की अगर मैं बात करूँ, H के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्यों? क्योंकि के में दो रहेंगे, जो पहला इसका क्या कहते हैं एनर्जी लेवल है उसमें दो रहेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं, मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स की बॉन्डिंग रहती है और इलेक्ट्रिकली इन पर कोई चार्ज नहीं रहता, जैसे H2 पर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरीके से सल्फ़र का अगर हम देखें, जब 8 सल्फ़र मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही एक होती है एटोमोसिटी। एटोमोसिटी क्या होती है कि नंबर की कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम कह देते हैं एटोमोसिटी। लाइक जैसे ओजोन जो होता है वो O3 होता है, तो उसमें 3 ऑक्सीजन है, इसकी एटोमिसिटी 3 हो गई। नोबल गैस जो होता है वो सिंगल ही पाया जाता है, तो उसकी एटोमिसिटी एक ही होगी। हाइड्रोजन H2 में रहता है, Cl2 में रहता है, N2 में रहता है, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये होता है एटोमिसिटी। अब इसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं आयंस। आयंस क्या होता है कि जैसे कोई सा भी एटम है उसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह हमने पढ़ लिया, तो कोई सा भी आयन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जैसे मान लो सोडियम का हमने देखा था कि भाई इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8 और 1, इस तरीके से डिवीज़न होता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है। तो ये हमेशा रिएक्शन में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम अगर मैं बात करूँ किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या रहता है, क्लोरीन का रहेगा 2, 8 और 7। तो इसको क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए और ये स्टेबल हो पाए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर क्या हो जाता है, -1 का चार्ज आ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं एनायंस। मतलब कोई सा भी एटम अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो आयंस कहलाएगा। अगर उसमें पॉजिटिव का चार्ज होता है तो उस टाइम पर वो कैटायन कहलाता है, और अगर उस पर नेगेटिव का चार्ज हो तो उस टाइम पर वो क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है। वो नेगेटिव चार्ज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, आयनिक कंपाउंड वही अगर एक कैटायन और एक एनायन मिल जाए, या फिर एक कैटायन 2 एनायन, मतलब किसी भी इस आयन का जो कॉम्बिनेशन बनकर जो कंपाउंड मिलता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। लाइक इसमें Na+ और Cl- है, इसमें Cl+2 और Cl- और ये 2 हैं तो -2 हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड की क्या खासियत होती है, इसका जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों, ये मतलब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल की तरह दिखने में होंगे। जैसे नमक को देख लो आप, पानी में सोल्यूबल होते हैं, जैसे नमक घुल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते नहीं हैं। आयनिक देखो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जितने भी आयनिक चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पानी में घुल जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में नहीं घुलेंगे, ठीक है। और जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे वो ठीक उल्टा हो जाएगा, वो पानी में नहीं घुलेंगे, ऑर्गेनिक में घुलेंगे, ये प्रॉपर्टी रहती है। अब इसमें आयंस हैं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो ना तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, ऐसे एटम्स जो ना तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर इसको ये देख लो, ये क्लोरीन हो गया ना, तो क्लोरीन का हमें पता है कि क्लोरीन का कितना होता है, 2, 8 और 7 होता है,
ठीक है। तो अब ये अभी मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कि क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज बना लिया, लेकिन अब मान लो इसके पास कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे पाए। इसके पास कौन है, एक दूसरा क्लोरीन है जिसके पास भी सेम ही है 2 8 7। ठीक है, तो देखो करेगा क्या। जैसे मैंने क्या करा, 7 इलेक्ट्रॉन बनाए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनाया, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, ये एक क्लोरीन है। ठीक है, एक और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर बनाया। ठीक, इसके पास भी 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 और यहाँ पर एक 7। ठीक है, तो इसके 7 हो गए और इसके यहाँ पर 7 हो गए, लेकिन टोटल अगर मैं इस सर्कल को देखूँ तो इसका 8 पूरा हो गया। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, लिया नहीं शेयर कर लिया, तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी। तो इस तरीके की शेयरिंग को हम क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, जैसे ये वाला, तो वो कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे Cl2 HCl हो गया, ठीक है, CH4 मीथेन हो गया, CCl4 हो गया। ऐसे ही एक डबल कोवेलेंट में क्या हो जाएगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी 2 पेयर बन जाएंगे, O2 CO2। ऐसे ही ट्रिपल इलेक्ट्रॉन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आयंस का जस्ट उल्टा रहेगा जो हमने आयनिक देखा है। इसका लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन ये ऑर्गेनिक में घुल जाएगा, क्योंकि ये जस्ट उल्टा है, ये ऑर्गेनिक वाला काम करेगा। तो अगर ये पानी में घुलेगा नहीं, आयंस बनेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स के कंपाउंड। कार्बन की देखो क्या होती है ना, बहुत खासियत है। कार्बन का एक एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में जाओगे तो के में 2 बढ़ जाएंगे, एल में 4 बढ़ जाएंगे। वैलेंसी इसकी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये शेयरिंग करता है हमेशा, क्लियर है। और कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जो पार्ट प्ले करते हैं रिएक्शन में। फिर इसके बाद इसके कुछ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड की अलग अलग फॉर्म होती है, उसको हम एलोट्रोप्स कह देते हैं। जैसे डायमंड होता है, ये भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन का बना है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी अलग है। ऐसे ही बकमिनिस्टर फ्लुरेरिन ये भी कार्बन का बना है और इसकी भी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। तो डायमंड की बात करूं तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है। ये एक नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत शाइनिंग सरफेस होता है। क्यों, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये क्वेश्चन पूछ लेता है काफ़ी। कार्बन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से नहीं फ्लो होने देता, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि ये सारे पैक होते हैं। क्योंकि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 शेयरिंग कर सकता है, और टेट्राहेड्रॉन इसका स्ट्रक्चर है तो 4 ये ऑलरेडी शेयर कर देता है। इसकी वजह से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो हार्ड, जैसे ग्लास को कट करने में, मार्बल्स कट करने में, पहाड़ों में छेद करने में, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह में डायमंड्स का क्या होता है, यूज़ होता है। अब ऐसे ही ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हेक्सागोनल रिंग लाइक की वजह से इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपर शेयर नहीं होते, तो कुछ इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और बहुत ज़्यादा टाइट फिट ना होने की वजह से ये क्या होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस है, एक ग्रेस ब्लैक सॉफ्ट सब्सटेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका यूज़ अगर हम देखें, ये ड्राई सेल में यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोड, मतलब जो हमारी बैटरी वगैरह होती है उसमें यूज़ होता है। पेंसिल की लेड, ब्लैक पेंट हो गया, उन सब में यूज़ होता है। मशीन में लुब्रिकेंट के लिए भी हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन, इसमें कुछ नहीं है कि 60 कार्बन एटम्स का एक क्लस्टर होता है, छोटा सा बहुत, ठीक है। और इसके अंदर कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और कुछ पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फुटबॉल जो बॉल होती है उसकी तरह। अब पढ़ते हैं हम कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। देखो, सबसे पहला तो होता है जिसको हम कहते थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इन विच, जिसमें कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो हाइड्रोजन से, उसको हम कह देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे कार्बन जो जुड़े हुए होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, उनको हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में होता है एल्केन्स, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मीथेन, इथेन हो गया, और अनसैचुरेटेड में इथीन, एथाइन वगैरह हो गया। ठीक है,
अब नेमिंग कैसे करते हैं, देखो क्या होता है कि अगर एक कार्बन है तो उसका कुछ भी नाम चालू होता है वो मैथ से चालू होता है। दो कार्बन होगा तो उसके शुरू में एथ लगेगा, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो ये बाद में आप सीख सकते हो, अभी जस्ट मैंने ऐसे बता दिया आपको। अब इसके बाद देखो जो सैचुरेटेड में पढ़ा हमने एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है एक सिंगल बॉन्ड से। इसका फॉर्मूला होता है जिससे आप निकाल सकते हो, क्या होता है, एक कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन का आप उसी कार्बन का 2 गुना करके +2 कर दो। लाइक जैसे मैथ में मैंने क्या बताया, एक कार्बन रहेगा, तो अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस में 2 यानी CH4। तो इसको हम क्या कह देंगे, मैथ प्लस में एल्केन्स है तो ये ANE जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है क्या, मैथेन। ठीक है, मैथेन। सेम एज अगर इथेन की बात करूं तो एथ का मतलब 2 कार्बन रहेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 × 2 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो ये एथ है और N लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इस तरीके से आया है। फिर इसके बाद आ जाता है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, ऐसे कार्बन जो हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं, किससे, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको हम कह देते हैं एल्कीन्स। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें जो +2 था वो +2 नहीं रहेगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा। तो अगर हम बात करें किसकी, इथेन की, ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखो ये मेथ में नहीं बनेगा, मेथिन नहीं बन सकता ये। ठीक है, तो क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखो बना के देख लेते हैं। ये मान लो एक कार्बन है तो और ये एक H हो जाएगा, तो भाई एक और H2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि C कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 हाइड्रोजन से तो 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, तो इसलिए मीथिन नहीं बनता है। इथिन बन सकता है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो सकती है। कैसे, 2 इसके साथ कर लेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इधर एक और जुड़ जाएगा, इधर एक और जुड़ जाएगा, तो 4 बॉन्ड इसके हो गए, 4 बॉन्ड इसके हो गए, इस तरीके से बना सकता है। तो एथ के साथ हो जाएगा, इन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 है तो ये डबल हो जाएगा, प्रॉप यानी 3 इलेक्ट्रॉन, इन है मतलब डबल हो जाएगा, C3 और H6। इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन। ठीक है, सेम एज एल्काइंस होता है। अब एल्काइंस में क्या हो गया, पहले वाले में +2 था, फिर +2 हटा लिया, अब वाले में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है, किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उनको हम कह देते हैं एल्काइंस। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इथाइन। इथाइन यानी 2 कार्बन और YNE है यानी -2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 -2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऐसे ही प्रोपिन है तो 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, C3 और H का क्या रहेगा, ये 2 × 3 -2 यानी C3H4 हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले को ड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए एक एल्केन मॉलिक्यूल से, तो उस केस में उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, एल्काइल ग्रुप कह देते हैं। जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप CH4 था, मीथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया, और ये बता रहा है कि भाई ये एक और किसी से जुड़ सकता है, तो इसको हम कह देंगे मिथाइल ग्रुप। इसी तरीके से जो इथेन था, तो इथेन क्या था, C2H6 था, तो इसका एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C2H5 हो जाएगा, और इथेन की जगह अब ये क्या कहलाएगा, इथाइल ग्रुप कहलाएगा। ऐसे ही एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, दोज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट, मतलब जैसे मान लो कि एक ही चीज़ है, जैसे ये ब्यूटेन है और एक दूसरा ब्यूटेन भी अलग अलग तरीके से बन सकता है। जैसे एक हो गया आपका ब्यूटेन हो गया ना, तो ब्यूटेन का क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, H2 × 4 प्लस में 2 यानी C4H10 हो जाएगा। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, मतलब इस तरीके से 4 कार्बन लेकर 10 हाइड्रोजन जोड़ोगे, तो आप देखोगे कि इसके कई सारे स्ट्रक्चर और कई अलग अलग तरीके के डिज़ाइन पॉसिबल हैं। तो ये यही कहता है कि भाई जब मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, मतलब C4H10 ही हो, इसी को मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग बने तो उसको हम कह देते हैं आइसोमर्स, एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे ये इसमें कह रहे हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
अब क्या होता है कि इनके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स का क्या मतलब है, जैसे मिथाइल हुआ तो एक होता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो का मतलब होता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कहाँ से आई, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें जो 7th नंबर का ग्रुप है उसमें क्या रहते हैं, उसमें जितने भी हैं सारे हेलोजेंस होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब में क्या होता है, उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और उनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम हेलो ग्रुप कहते हैं। तो अब जैसे मान लो कि ये क्या था, मीथेन था, मीथेन। अब उस मतलब जो मिथाइल वाला ग्रुप CH4 था या CH3, इसके एक के साथ अगर क्लोरीन जुड़ जाता है उस टाइम पर हम इसको कह देते हैं क्लोरोमीथेन। अब इसके एक के साथ में अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो ब्रोमो मीथेन कह जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हेलो ग्रुप कहेंगे जिसमें ये हेलोजन फैमिली का अगर कोई आकर जुड़ता है तो। उसी तरीके से एक ग्रुप होता है जिसको हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। मतलब इस हेलो ग्रुप की जगह अगर एक OH जुड़ जाए या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी को ही कहा जाता है, तो उस टाइम पर ओल हो जाता है, एल्कोहल का ओल। जैसे मैथेनोल, मैथेनोल, ठीक है, दो वाला है, एथेन था, OH जुड़ गया, एथेनॉल हो गया। इसी तरीके से एक होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, CH जुड़ जाता है लास्ट में और यहाँ पर ओल की जगह अल हो जाता है, यानी मैथेनल हो जाएगा, ठीक है, एथेनल हो जाएगा, एक HCHO, एक CH3 CHO, ठीक है। इसी तरीके से सेम एक कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, CO जुड़ता है और ये ONE, ये वाला ONE होता है, ये नाम के लास्ट में जुड़ जाता है। जैसे प्रोपेनोन, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। ऐसे ही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। कई बार क्या होता है, इसका नाम ही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको देखना होता है COOH लिखा हुआ है या किसी के पीछे COOH जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको हम कहते हैं ओइक एसिड, ठीक है। जैसे ये H अगर है सिर्फ सिंगल तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, अगर इसमें 2 H हैं तो एथेन, तो ये हो जाएगा क्या, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं केमिकल कंपाउंड के। सबसे पहला इसमें कंबसन का दिया है, बर्निंग, मतलब ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इनको जब हम बर्न करते हैं तो ये बहुत सारा हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट जनरेट करते हैं। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जो सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो ये ब्लू फ्लेम से जलते हैं। ब्लू फ्लेम से जलने का मतलब होता है कि ये प्रॉपर जल जाते हैं। लेकिन अगर एयर की सप्लाई सफिशिएंट ना हो, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, तो ये ब्लू फ्लेम नहीं निकलेगी, तब ब्लैक स्मोक निकलता है। तो ब्लैक स्मोक ये बताता है कि भाई आपका जो ईंधन है या फ्यूल है वो प्रॉपर जल नहीं रहा। ऐसे ही आपने गैस में देखा होगा, अगर अगर आपकी गैस में काला काला पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो बर्नर है, बर्नर जिसमें से गैस निकलती है उसमें क्या हो गया, छेद जो है उसके बंद हो गए, जिसकी वजह से हवा प्रॉपर नहीं मिल रही है गैस को, इसकी वजह से वो जल नहीं रहा है और काला काला स्मोक कर रहा है। ऐसे ही जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और अगर उन्हें बढ़िया ऑक्सीजन दी जाए तब वो ब्लू फ्लेम के साथ जल सकते हैं। अब इसी में ही एक टर्म आती है ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन देखो क्या होता है, जैसे जो एसिटिलीन है ये क्या होता है ना कि अगर ऐसे जलाओगे तो ये प्रॉपर जलेगी नहीं, लेकिन जब इसको हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाते हैं तब ये जलती भी बढ़िया है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसको हम वेल्डिंग वगैरह में यूज़ कर पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ऑक्सी एसिटिलीन, इसका टेम्परेचर जो होता है 3000 से भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम आयरन वगैरह सब कुछ बेल्ट करके जोड़ सकते हैं इसको। अब एक टर्म है इसके अंदर, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है, जब हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो उस केस में हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन हो गया। तो क्या कह रहा है कि किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो क्या, किस में चेंज हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स रहते हैं, और जब उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं हाइड्रोजन ऐड करके, तब उस प्रोसेस को हम कह देते हैं हाइड्रोजनेशन। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका एग्जांपल हो गया वेजिटेबल घी या वनस्पति घी।
और आपको ये याद रखना है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो ऑयल है वेजिटेबल ऑयल, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो लो रहता है। और जो वेजिटेबल घी वगैरह हो गया, फैट्स मतलब डालडा वगैरह ये सब हो गया, ये हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके अंदर एक और हम पढ़ते हैं एथेनॉल। एथेनॉल OL यानी OH है और एथ मतलब 2 कार्बन है, तो आप बता सकते हो कि 2C2H5OH हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एथेनॉल जो होता है उसमें क्या होता है, 5% वाटर रहता है। जब किसी एथेनॉल में 5% वाटर रहेगा और 95% एथेनॉल रहेगा तो उसको हम कह देंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। और कोई एथेनॉल अगर 100% प्योर है तो उसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब वो एक्चुअल में अल्कोहल है। और एथेनॉल को पेट्रोल में यूज़ किया जाता है, ये आप ध्यान रखोगे एडिटिव के तौर पे, ठीक है। अब इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है कि जब जो शुगर कैन होती है उसमें से जब हम शुगर निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलेसिस कह देते हैं। और एथेनॉल जो होती है वो क्या होती है, वो जो शुगर होता है जो मोलेसिस में प्रेजेंट होती है, उसका जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, उसको सड़ाते हैं, तब जो हमें मिलता है वो क्या है, वही एथेनॉल है। तो शुगर केन से हम क्या करते हैं, एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। अब सेम एथेनॉल की तरह क्या होता है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड आपको पता है फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। ये क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब एथेनोइक एसिड में ही पानी मिला देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विनेगर, जो अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। अब इसी के अंदर एक टर्म आती है एस्टर्स। एस्टर्स क्या होती है, इसका फॉर्मूला तो सबसे पहले CH3COOC2H5 है। ये किस लिए फेमस है, इसकी जो स्मेल जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है सूंघने में, स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल लोग कहते हैं। तो इतनी स्वीट स्मेल होने की वजह से इसको परफ्यूम में, डिफरेंट सोप, साबुन वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज़ यूज फॉर सोप मेकिंग और सपोनिफिकेशन। अब जब सोप आ गया तो सोप की बात कर ही लेते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ ए सोडियम साल्ट। ये देखो क्या होता है, ये सोडियम साल्ट है, इट इज़ ए सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब देखो क्या होता है, ये सोडियम ये वाला पार्ट है और इसके साथ में ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट जोड़ के क्या करते हैं, सोप बनाते हैं। इसको हम सोडियम सिट्रेट कह रहे हैं, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखो, C17H35 करके, सोडियम पेल्मिटेट C15H31 करके, मतलब 2+1 है और एक पार्ट जो है वो सोडियम का है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ क्या है कि इस लॉन्ग चेन में जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और आयनिक वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो होता है हाइड्रोफिलिक, ये ध्यान रखोगे, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो क्या होता है, जब पानी में इसको डालते हैं हम, तो ये जैसे पानी है, तो पानी में जब हम डालते हैं ना, तो ये इस तरीके से रहेगा, मतलब हाँ, पानी में जब डालेंगे तो ये इस तरीके से बनते हैं, ये इस तरीके से ना स्ट्रक्चर अपना फॉर्म करके रखते हैं। तो जब कोई हम कपड़े को धोते हैं तो उसका जो दाग मतलब धब्बा वगैरह कुछ भी होता है वो इसमें फंस जाता है। और इसमें फंसने के बाद जब हम पानी को निकालते हैं, मतलब कपड़े को निकाल लेते हैं, तो ये पानी में ही दाग और धब्बा, गंदगी जो भी होती है फंसी रह जाती है और कपड़ा हमारा साफ़ हो जाता है। या अभी आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो शॉर्ट में, तो आपको ध्यान रखना है कि आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि देखो आयन है, और हमेशा बताया कि जो आयन होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक है। और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है, वो ऑर्गेनिक है, तो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, तो इसलिए हाइड्रोफोबिक है, मतलब उसे पानी से डर लगता है, पानी को रिपेल करता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड, और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको हम जो वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, एनिमल फैट हो गए, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये बनता है। तो इसी में हम देखो मिसेल्स की बात करें, मैंने जस्ट बता दिया, यही इसके अंदर दोबारा बता रहे हैं कि ये क्या होता है कि स्फेरिकल एग्रीगेशन होता है ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स का इन वाटर। तो जो मैंने अभी फिगर आपको बताया कि इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं
तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, मिसेल्स कह रहे हैं, जो पानी में बनता है। जब हम क्या करते हैं, पानी क्लोथ को धोते हैं पानी में, हाइड्रोकार्बन एंड्स जो होते हैं इन द मिसेल, तो वो क्या कर लेते हैं, ऑयल को ट्रैप कर लेते हैं, ग्रीस और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं, और जो आयनिक एंड्स होते हैं, जो सोडियम एंड्स होते हैं, वो पानी में ही रह जाते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो क्या होता है कि जैसे एक पार्ट जो है, इसका एक पार्ट जो है ये पानी के साथ अटैच्ड है, और दूसरा पार्ट जो है ये गंदगी के साथ अटैच्ड है। तो जब हम कपड़े को बार बार धोते हैं, तो ये जो होता है साबुन का पार्ट, ये क्या करता है कि जो गंदगी वाला पार्ट है उसको खींच के रखता है, और दूसरा पार्ट इसका H2O के साथ में है, तो ये वाला क्या करता है, दाग धब्बे को खींच कर, जो क्या कहते हैं कपड़ा होता है, कपड़ा निकालने पे ये वाला जो पार्ट होता है ये पानी में ही रह जाता है, और इसके साथ में गंदगी भी जो होती है वो पानी में ही रह जाती है, और अपना जो कपड़ा होता है वो धुल जाता है। ठीक है। लेकिन सोप जो होता है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, ये जो हार्ड वाटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खारा पानी होगा, उसको ये, उसमें सोप जो होता है हमारा कामयाब नहीं होता, क्योंकि इतना इफ़ेक्टिव वो नहीं होता, और बहुत ज़्यादा साबुन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट जैसे घड़ी वगैरह हो गया। तो डिटर्जेंट क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ये क्या है कि सोडियम साल्ट है, जिसमें क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वगैरह का ये सोडियम साल्ट है, लॉन्ग डिटर्जेंट है, और इसका फार्मूला भी क्या है, डिफरेंट है। तो हार्ड वाटर में जब इसको यूज़ किया जाता है तो ये बहुत आसानी से क्या करता है, उस हार्ड वाटर से भी डर्ट को निकाल सकता है। तो यही है। और पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं करा चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल की 2 क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो मेरे हिसाब से डिटेल्ड में ही समझना चाहिए। बाकी यही सारी चीज़ें उसमें भी मैंने बताई हैं, तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो आई होप पूरी मैंने क्लास केमिस्ट्री की करा दी है। तो आप लोग भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो, इतनी लंबी क्लास है, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर, और इतना जल्दी इतना बढ़िया समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, कंटेंट भी पूरा बनाना होता है, उसको पढ़ाना भी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो भाई लाइक शेयर वगैरह भी कर दिया करो, और बढ़िया लगे तो भाई चैनल को प्रमोट करो और लोगों को बताओ, ठीक है। हमारे साथ हिमांशु भैया हैं, उनका एक बार क्वांट पढ़ लो, उनका एक बार क्वांट पढ़ लोगे आप, किसी का भी क्वांट किसी से भी पढ़े हो उससे क्वांट भूल जाओगे अगर उनका पढ़ लिया तो, ठीक है। तो भाई सबको सपोर्ट करो, हमारे बारे में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।